वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम के IIT स्कूल का पीरियडिक टेस्ट सॉल्व करने जा रहे हैं और बिना समय गवाए सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन सेक्शन ए जो कि 1 मार्कर था, उसमें पहला क्वेश्चन हमें सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड दिया हुआ है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं और आपके सामने यहां पर वैल्यू है 0.2370। तो रूल क्या कहता है? 2370। ये जो सबसे पहले नंबर आ जाता है ना जीरो का, इसको कभी सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लिया जाता, पहला रूल। तो जो भी लीडिंग पार्ट होगा, लीडिंग पार्ट अगर जीरो में आ जाता है, मतलब आगे आ जाता है, अगर लीड ले लेता है जीरो, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। रूल नंबर 1। ऐसे इसके 6 से 7 रूल होते थे। सेकंड रूल क्या कहता है कि जितनी भी नॉन जीरो फिगर्स हैं यहां पर, जो जीरो नहीं है, वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट फिगर ही कहलाई जाएंगी। तो ऑलरेडी वो सब की सब सिग्निफिकेंट फिगर्स ही कहलाई जाएंगी। रूल नंबर 2। नाउ द रूल नंबर 3 इज कि अगर डेसिमल के बाद कोई भी जीरो आ जाता है, नॉन जीरो डिजिट के बाद आ जाता है, तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो ये 3 रूल इसमें लग रहे हैं और उसके आधार पर, उसके बेसिस पर यू कैन फाइंड आउट इजीली सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले 0 पॉइंट, दिस इज नॉट एन सिग्निफिकेंट फिगर, यस और नो? अब हम इसमें देखेंगे 2, 3, 7 एंड 0। कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो गई यहां पर? 4। यस। तो 4 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, तो इसका आंसर क्या हो गया? 4। है ना? आसान सा क्वेश्चन था, बस रूल पता होने चाहिए। जिस बच्चे को रूल पता है वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर देगा। फिर अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है द क्वांटिटी हैविंग सेम यूनिट इन ऑल द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द क्वांटिटी हैविंग सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब ऑप्शन दे रखा है लेंथ। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो मीटर और सीजीएस में सेंटीमीटर हो जाती है। दोनों अलग है कि नहीं? है ना? दोनों अलग है, तो ये तो होगा नहीं। अगर हम मास की बात करते हैं तो एमकेएस में ये केजी हो जाता है और यहां पर ये ग्राम हो जाता है, तो ये भी डिफरेंट हो गया, ये भी डिफरेंट हो गया, तो ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो एमकेएस में से केल्विन लिखते थे और सीजीएस में से डिग्री सेल्सियस लिख देते थे, तो ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी दोनों डिफरेंट है। अच्छा, अब लास्ट ऑप्शन बचता है टाइम। टाइम मतलब यहां पर भी सेकेंड और यहां पर भी सेकेंड, ये दोनों सेम रहते थे, है ना? एमकेएस और सीजीएस दोनों में ही सेकेंड सेकेंड की वैल्यू रहा करती थी। सो ये भी क्वेश्चन फटाफट हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू में, लगभग लगभग हमें 10 सेकंड लगाने होते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सेकंड, है ना? मैं तो समझाता हूं इसलिए कई बार टाइम लगेगा। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, हमने काफी सारी प्रोफाइल पढ़ी थी। एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते थे? एक होती थी लीनियर प्रोफाइल, लीनियर प्रोफाइल, और एक होती थी हमारी यहीं पर इसी के सामने एंगुलर प्रोफाइल। तो लीनियर प्रोफाइल और एक एंगुलर प्रोफाइल, जैसे मान लो सबसे पहले सीधा कोई भी बॉडी चल रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो उसको एक्स बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वही चीज अगर एंगल में ले ले, जिसको हम यूनिट एंड डायमेंशन में भी पढ़ते थे, है ना, इसका रेडियस आर है और लेंथ ऑफ आर्क एल है, तो ये एंगल आ गया। ये जो प्लेन एंगल है हमारा, ये एंगुलर प्रोफाइल के अंदर आ जाता है। तो आप देखेंगे यहां कि जो थीटा है, थीटा को डिनोट करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, एक्स को डिनोट करेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट से। तो अगर मैं एक्स की बात करता हूं, यहां पे हमें वेलोसिटी की बात पूछी गई है, वहीं पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लीनियर लेता हूं, इसे मैं क्या बोलूंगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहीं पे वेलोसिटी की बात करता हूं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डेल से एवरेज वेलोसिटी बोलते थे ना। इसका भी क्वेश्चन आ रखा है इसी पेपर में। ये होता था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ये होता था एवरेज वेलोसिटी। डेल का सिंबल आएगा तो 2 पॉइंट गिवन होंगे क्वेश्चन में, सिंगल पॉइंट गिवन होगा तो dx अपॉन dt आएगा, है ना? सो अगर मैं इसी को एंगुलर प्रोफाइल में लूं तो v की जगह क्या लिख देंगे? v की जगह ओमेगा, x की जगह क्या आ गया था? थीटा, है ना? अब x का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फंडामेंटल एक तरीके का है। तो वेलोसिटी कैसे बनी? x की हेल्प से बनी, तो x अपॉन टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो v की जगह क्या हो गया? ओमेगा हो गया। v की जगह ओमेगा हो गया, dx या डेल x की जगह क्या लिख दोगे? चेंज इन थीटा, है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन थीटा अपॉन चेंज इन टाइम, है ना? कंपेयर कंपेयर कर लिया। ऐसे फिर एक्सेलरेशन होता था, एक्सेलरेशन को हम क्या लिखते थे वो भी बता ही देता हूं।
तो एक्सेलरेशन क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वहीं पे एक्सेलरेशन यहां जाके क्या बन जाता था, अल्फा। अल्फा क्या हो जाएगा, ये चेंज इन ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। ऐसे फिर फोर्स का टॉर्क बन जाता था। ये सब हम अपनी क्लासरूम कोचिंग में कर ही चुके हैं। सो सवाल ये पैदा होता है कि अभी हमें क्या पूछा गया है। तो अभी आपके सामने जो पूछी गई है वैल्यू वो है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा से रिलेटेड पार्ट है, तो शुरू करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हमें निकालना है। तो ओमेगा होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। अब मुझे बताना, जो एंगल था उसकी कोई डायमेंशन होती थी क्या, नहीं होती थी, बिकॉज थीटा का फॉर्मूला क्या होता था अकॉर्डिंग टू द प्लेन एंगल, एल अपॉन आर। लेंथ भी मीटर, रेडियस भी मीटर, या लेंथ भी किलोमीटर, रेडियस भी किलोमीटर। यहाँ पे m0, l0, t0 तीनों में से कुछ भी डायमेंशन नहीं आ रही। तो ना ही मास आ रहा है, ना ही लेंथ आ रही है, और ना ही टाइम आ रहा है। अब देखना कि यहाँ पर m भी 0, l भी 0 और t भी 0, लेकिन नीचे टाइम की पावर 1 है। तो m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 0, t की पावर -1 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन बेटर जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये भी क्वेश्चन हमने कर दिखाया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन है उसी का सॉल्यूशन देखना है, उसके दाएं बाएं के जो 2-4 सॉल्यूशन होते हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन, है ना। सरफेस टेंशन पे हमने काफी चर्चा की है क्लासरूम में। एग्जाम्पल क्या देता था मैं सरफेस टेंशन में, जितने भी मच्छर पैदा होते हैं रुके हुए पानी पे क्यों पैदा होते हैं। कभी हमने सुना है गंगा नदी में मच्छर पैदा हो रहे हैं, नर्मदा नदी में मच्छर पैदा हो रहे हैं, झरनों में मच्छर पैदा, कभी नहीं सुना होगा। उसका कारण है कि जो भी उनकी सरफेस टेंशन होती है, चाहे वो पानी के झरने हो चाहे कुछ हो, तो वो पानी बहता रहता है, उस पर कोई टिक ही नहीं सकता, उस सरफेस पे कोई टिक नहीं सकता। दूसरा एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या देता था, है ना, मैं देखता था कि कुछ जो गरीब लोग होते हैं, एक पर्टिकुलर कोई सी भी एक कम्युनिटी मान लो, वो अपने बच्चों को ऐसे रस्सी बांधते हैं और एक एडवेंचर कराते हैं रस्सी के ऊपर, वो बच्ची छोटी सी चल रही होती है बैलेंस करके। ये जो रस्सी टाइट बांधी होगी, जितनी ज्यादा इस रस्सी में टेंशन होगी उतना ही आसानी से चल पाती है। यही बिल्कुल सेम एनालॉजी पानी पे लागू होती है। तो जितने सरफेस का पानी रुका हुआ होगा उसकी सरफेस टेंशन उतनी ज्यादा होगी, उस पर आराम से मच्छर आके बैठ जाएगा। तो दैट मींस जो मच्छर है या जो कोई इंसेक्ट है उसका लेंथ ऑफ इंटरफेस पानी पे कितना हो रहा है उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल में यहां पर क्या देता था, मधुमक्खी का, एक शहद ले लिया और एक चाशनी ले ली, किसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी। जब चाशनी जो है, जब उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे चाशनी सॉलिड हो जाएगी कि नहीं, तो चाशनी का सरफेस टेंशन ज्यादा रहेगा, शहद का क्या रहेगा, कम। क्लियर है इतना। तो फॉर्मूला क्या होता था बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो कितना फोर्स कितनी लेंथ पर लग रहा है। अब ये कौन से फ्लूइड पर है, उसके लिए एक मटेरियल प्रॉपर्टी हमने सिग्मा एक कांस्टेंट टर्म ले लेते थे, और उसी सिग्मा को क्या बोला जाता था, सरफेस टेंशन बोला जाता था। यस और नो। तो उसी सिग्मा को क्या बोल दिया मैंने, सरफेस टेंशन। तो कितना फोर्स कितनी लेंथ पर लग रहा है उसे सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ही हमारा सिग्मा होता था। नाउ फोर्स फादर इज इक्वल टू मास, ऐसे याद करते थे ना बचपन में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास हो जाएगा केजी, एक्सेलरेशन हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ हो जाएगी मीटर इज इक्वल टू सिग्मा। एक मीटर ने एक मीटर को मार दिया। अब क्या बचा आपके पास, केजी पर सेकंड स्क्वायर बचा कि नहीं। तो केजी पर सेकंड स्क्वायर सिग्मा, इसका मतलब m रेज़ टू पावर 1, लेंथ की पावर, मास की पावर 1 है, लेंथ है ही नहीं, और t की पावर क्या हो गई, -2 हो गई। सिग्मा आया कि नहीं। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पर, 1 0 -2, ऑप्शन डी मैच होता हुआ नजर आ रहा है। यस और नो। चलो ये तो बात हो गई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। कई बार ये घुमा के भी पूछ लेगा। घुमा के किस प्रकार पूछेगा बताता हूं। कई बार इसे एनर्जी से रिलेट कर दिया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि कई एमसीक्यू में मैंने देखी भी है, तो वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि अभी भी आपने देखा कि जो हमारी सरफेस टेंशन होती है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है, मान ली बात हमने। तो जो सरफेस टेंशन है वो फोर्स पर यूनिट लेंथ है। फोर्स क्या है, न्यूटन, ये क्या है, मीटर। अगर मैं फोर्स में लेंथ से मल्टीप्लाई और लेंथ से डिवाइड करा दूं तो देखो एक यूनिट और निकल कर आ रही है। लेंथ ही क्यों ली है उसका कारण है, वर्क डन जूल होता है कि नहीं। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करा दिया फोर्स को, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया,
वर्क डन, वर्क डन अपॉन में क्या आ गया, लेंथ का स्क्वायर। तो देखो एक यूनिट और निकल कर आएगी, वर्क डन अपॉन लेंथ स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा। वर्क डन होता है जूल और लेंथ होता है मीटर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा। तो जूल पर मीटर स्क्वायर एक और यूनिट होती है ना, ये काफी पॉपुलर यूनिट है, आ भी जाता है। तो इस बार तो मान लीजिए आ गया सरफेस टेंशन, लेकिन कई बार जूल पर मीटर स्क्वायर भी लिख देंगे, बताएंगे व्हाट इज द व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, है ना। 4 ऑप्शन देंगे आपको, ये टिक लगाना है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो 4 क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब हम आगे 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 5th क्वेश्चन आ गया है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो शुरू करें। इसके बेसिक ग्राफ हमने काफी सारे किए हुए हैं और उसी के बेसिस पर एक काफी आसान सा क्वेश्चन बन गया है, जिसमें चर्चा की जा रही है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। तो मैं दोबारा पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो मान लेते हैं ये x है, डिस्प्लेसमेंट मान ली, और ये टाइम है। Now the displacement time graph of two moving particle makes an angle of 30 degree and 40 degree with the time axis. The ratio of the other velocity is. मुझे एक बात बताना, जब कभी भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये लिखते थे। अगर आप वेलोसिटी इनटू में टाइम करा देंगे तो क्या बन जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा कि नहीं। मतलब आपने लेंथ इनटू ब्रेथ करा दी, इसका मतलब इसके अंदर चाहे कोई भी शेप आए उसका अगर आप एरिया ले लोगे तो क्या मिलेगा, हाँ एक्चुअली वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होता तो होता ना ये। तो अगर मैं यहां पर बात करूं टॉपिक से थोड़ा सा हटके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, इसके अंदर कुछ भी एरिया दे दे तो क्या बन जाता था हमारा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दे तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, दो ही चीजें पड़ी थी, एक एरिया और एक दूसरा स्लोप। एरिया कैसे निकलेगा, जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ब्रांचेस को। लेकिन हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ मल्टीप्लाई होता ही नहीं है किसी भी इक्वेशन में। या कोई फॉर्मूला बता दो जिसमें x इंटू टी हो रहा होता है, यहाँ पे एरिया का कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं। कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, सेकंड स्लोप का। स्लोप में क्या होता था कि ढलान, जो पहाड़ की ढलान होती है, जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो मतलब आप कितना ऊपर चढ़ रहे हैं और कितना बेस पर आप कवर कर रहे हैं, उसी को ढलान बोलते हैं। किसी भी ग्राफ की स्लोप निकालनी हो तो उसका अर्थ है कि आप y एक्सिस कितना कवर कर रहे हैं और आप x एक्सिस कितना कवर कर रहे हैं, इन दोनों का रेशो ही हमारा स्लोप का पार्ट कहलाता था, जिसको थीटा बोलते थे। अब ध्यान से समझना, ये तो हो गया परपेंडिकुलर, थीटा के सामने क्या आ गया, परपेंडिकुलर। ये क्या आ गया, बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, तो पी बाई बी क्या आ गया, टेन थीटा। यस और नो। तो हमारे पास जो टेन थीटा की वैल्यू है वही स्लोप बताती है कि नहीं, है ना। मान लो मैं एक दो लाइनें खींच दूं यहां से, एक और दो, वो दो एंगल भी बता रहे हैं। एक एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है 30 डिग्री और एक एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है मेरा 45 डिग्री। तो आप देखेंगे दोनों की जो स्लोप निकालेंगे वही तो वेलोसिटी होगी। सवाल ये उठता है क्यों होगी, क्योंकि देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, y डेल्टा x, मतलब y और टाइम x, तो y अपॉन x ही तो स्लोप होती है। और स्लोप का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, tan थीटा। यस और नो। अब मुझे बताना tan 30 डिग्री निकालूंगा तो एक वेलोसिटी आएगी, tan 45 डिग्री निकालूंगा तो एक वेलोसिटी आएगी, दोनों का रेशो पूछा है। तो पहले कौन सा लिखा है, tan 30 डिग्री, तो हम देखेंगे v1 अपॉन v2, v1 अपॉन v2, tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री सबसे आसान है, 1 होता है कि नहीं, tan 45 डिग्री 1 होता है कि नहीं, 10th में पढ़ा है। तो tan 30 डिग्री कितना होगा, 1 अपॉन √3। तो 1 रेशो, आंसर क्या आएगा, 1 रेशो √3। यस और नो। तो यहां पर देखें ऑप्शन डी करेक्ट। तो अच्छा न्यूमेरिकल है, बेसिक है, एकदम बेस बनाने के लिए है ना। सो 30 डिग्री 45 डिग्री, कई बच्चे tan थीटा लगाते नहीं, वो कहते हैं हमें तो फॉर्मूला सिखाया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो रट्टाफिकेशन पे नहीं जाना, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच पे जाना है। पूरी ग्राफिकल अप्रोच में हमने 3 ग्राफ बनाए थे, एक xt ग्राफ होता है, एक vt ग्राफ होता है, तीसरा at ग्राफ होता है। फिर हमने यहाँ पे 2 अप्रोचें ली थी, एक अप्रोच होती है स्लोप की, दूसरी अप्रोच होती है एरिया की, इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना, इसी की हिराकी बनाई थी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड इट इज रिलेटेड टू आई थिंक डिफरेंशिएशन, है ना। तो बेसिक डिफरेंशिएशन यहाँ पे लगेगा, बेसिक लगेगा, कोई हाई फाई नहीं है। The question is given the particle move along the x-axis. Position x of the particle with respect to the time
from the origin is given by x equal to b नॉट, b नॉट एक कांस्टेंट टर्म ही है, b1 इंटू टी, b1 कांस्टेंट है लेकिन मल्टीप्लाई हो गया वेरिएबल के साथ, b2 भी कांस्टेंट है लेकिन मल्टीप्लाई हो गया t के स्क्वायर के साथ. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन. कौन सा पढ़े पहले? इसमें इस चैप्टर में हमने तीन चीजों से शुरुआत की थी. पहली चीज क्या होती थी? डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट से आगे बढ़ते थे तो क्या मिलती थी? वेलोसिटी. वेलोसिटी से आगे बढ़ते थे तो क्या मिलता था? एक्सेलरेशन. जब कभी भी क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दे दी जाए और आपको वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करते थे? डिफरेंशिएशन. वेलोसिटी अगर क्वेश्चन में गिवन है, एक्सेलरेशन निकालते थे तो भी क्या करते थे? डिफरेंशिएशन. तो जब कभी भी आप डिस्प्लेसमेंट से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वेलोसिटी की तरफ बढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन. वेलोसिटी दे रखी है और एक्सेलरेशन चाहते हैं तो फिर से डिफरेंशिएशन. लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखी है और डायरेक्ट एक्सेलरेशन मांगा जा रहा है जैसा कि इस क्वेश्चन में है तो आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा कि नहीं? तो ये तो इस क्वेश्चन की बात हो गई. लेकिन हम बोलते हैं अगर क्वेश्चन चेंज होके आ गया होता देन तब हम क्या करते? तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन अगर क्वेश्चन में गिवन हो और वेलोसिटी मांगी जा रही हो तो डिफरेंशिएशन का दुश्मन कौन होता है? उल्टा कौन होता है? इंटीग्रेशन. वेलोसिटी अगर क्वेश्चन में गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट मांगी जा रही हो तो फिर से क्या करेंगे? इंटीग्रेशन. लेकिन अगर एक्सेलरेशन गिवन हो और सीधा हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचना है तो हम क्या करेंगे? डबल इंटीग्रेशन. यही कॉन्सेप्ट होता था कि नहीं? तो अभी के लिए फिलहाल हमारे पास क्या रखा है? हमें करना है यहां पर डिफरेंशिएशन, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में गिवन है x और निकालना क्या है? a. तो यहां से आगे की तरफ चलना है हमें. तो शुरू करते हैं. देखो x इक्वल टू बी नॉट प्लस b1 इंटू टी प्लस b2 इंटू टी स्क्वायर. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यही करेंगे ना? तो देखो टाइम करेंगे तो वेलोसिटी बन गई dx अपॉन dt. वेलोसिटी आ गई कि नहीं? अच्छा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. 5 रुपए की वैल्यू जेब में रखो, 2 दिन बाद देखोगे तो 5 रुपए का नोट ही निकलेगा, उसमें कोई डिफरेंस आया क्या? 0. तो इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0. प्लस अब b1 इंटू टी, टी की पावर 1 मान लेंगे. मैं फॉर्मूला बता देता हूं, जिन बच्चों का अगर डिफरेंशिएशन वीक है तो भी कर पाएंगे वो. कभी भी हमारे पास टाइम के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है और t की पावर n आपके पास फंक्शन बन जाए तो उसका फॉर्मूला होगा, t की पावर n का फॉर्मूला होगा, n आगे आ जाएगा और t की पावर n माइनस 1 हो जाएगा. यस और नो? है ना? तो ये फॉर्मूला लगेगा. तो n इंटू टी की पावर n माइनस 1. अब देखिए ध्यान से, b नॉट 0 हो गया, b1 एज इट इज होगा, 1 आगे आ जाएगा, है ना? n की जगह आ जाएगा 1, t की n की जगह 1 हो जाएगा, t की जगह t ही रहेगा और 1 माइनस 1 करोगे तो 0 हो जाता है. तो t की पावर 0 तो 1 ही बन जाएगा, इसलिए इसको हम छेड़ेंगे ही नहीं. इसलिए 1t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है ना? 1t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, 2t का डिफरेंशिएशन 2 हो जाता है, 3t का डिफरेंशिएशन 3 हो जाता है, क्योंकि वो 1 बन जा 1 ही बनता है. उसके बाद और आगे आते हैं, इसी में थोड़ा सा और मूव करते हैं. अगर मेरे पास अगली डिफरेंशिएशन के लिए टर्म है b2 इंटू टी की पावर 2, तो b2 तो मल्टीप्लाई में है. Whenever any constant term multiply with variable, then whole term get calculated as a variable. तो b2 यहां पर है और t की पावर 2 हमें निकालना है. तो देखना 2 आगे आ जाएगा और t की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा. यस और नो? सो नाउ वेलोसिटी हमें पता लग गई. तो यहां 0 प्लस b1 प्लस ट्वाइस ऑफ b2 इंटू टी रेज टू पावर 1. तो वेलोसिटी तक हम पहुंच चुके हैं. अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है. तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो एक्सेलरेशन हो जाएगा dv अपॉन dt. तो dv अपॉन dt कैसे करेंगे? b1 है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0. और t की पावर 1 है, फिर से मैं बता रहा हूं, t की पावर 1 है मतलब 1t है, 1t का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1. 2t का कितना होगा? 2. 3t का क्या होगा? 3. 99t का क्या होगा? 99, है ना? सेम. तो 1t आ रहा है, तो 1t का डिफरेंशिएशन 1, तो 2b2 इंटू 1. तो ओवरऑल आंसर आपका क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ b2. यस और नो? तो आपके पास ट्वाइस ऑफ b2, कौन सा ऑप्शन ठीक जाएगा? ऑप्शन सी. अगेन मैं इसको समराइज कर देता हूं. हमारे पास x दे रखा था. कॉन्सेप्ट ये होता है कि व्हेनेवर यू हैव वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट
and you have to find out velocity, then we have to calculate differentiation with respect to time. Then again velocity के respect में velocity मिलती है, फिर से velocity का differentiation कर दिया with respect to time, तो acceleration आ गया, तो twice of v2 हो गया. Yes or no? आगे बढ़ते हैं. हाँ, assertion reason हमने 6 क्वेश्चन कर दिए इतनी जल्दी. ओके, तो अगला टॉपिक आता है assertion reason. assertion reason क्या होता है देखना. इसने बोला जीरो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ. एरिया की बात कर रहे हैं. मैंने दो ही चीजें बताई है ग्राफ में, एक होती है स्लोप, दूसरा होता है एरिया. और कौन सा ग्राफ बोलता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, देखना क्या होगा. तो लेट सपोज ये आ गई वेलोसिटी, ये आ गया टाइम. अच्छा, वेलोसिटी किसका समर्थक है? डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का? वेलोसिटी का फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ते थे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बिल्कुल ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट में तो हमने क्या पढ़ा था, कॉन्सेप्ट फिर से बता रहा हूं. देखो, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए कॉन्सेप्ट फिर से. व्हेनेवर यू हैव गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ और कुछ ऐसा ग्राफ आ जाए इसमें एरिया A1 लिखा हो, एरिया A2 लिखा हो, तो एरिया ही क्यों ले रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन वो बताएंगे कि जब कभी भी आप वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम. जब आप वेलोसिटी को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट मिलती है, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ. तो एरिया अंडर कर्व ऐसा बोलेंगे, एरिया अंडर कर्व डेल्टा एक्स, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा. ये डेल्टा एक्स, इसको डिस्टेंस भी बोल सकते हैं और इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं. यस और नो? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव है, 9th क्लास में पढ़ा था, और डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी. ये कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ध्यान नहीं देता. इसका मतलब जो नीचे आने वाला एरिया है वो नेगेटिव होता है और ऊपर आने वाला एरिया पॉजिटिव होता है. तो ये पॉजिटिव रहेगा और नीचे वाला एरिया क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा. तो इसका मतलब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आएगा A1 माइनस में A2. लेकिन वहीं पर अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, देखना अभी आप अपने आप कर देंगे. असर्शन रीजन में हमेशा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना स्टेटमेंट को पढ़ के. स्टेटमेंट से पहले बस पहली स्टेटमेंट पढ़ना, दूसरा रीजन पढ़ना ही मत, और तुरंत उसका कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बनाना, फिर उसके बाद रीड करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. नाउ द डिस्टेंस इज A1 प्लस A2, दोनों को ऐड करेंगे तो A1 प्लस A2 दोनों को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आया. अच्छा, किसकी संभावना ज्यादा है जीरो होने की? ये माइनस हो सकता है ना, अगर एरिया दोनों बराबर कर दो तो A1 माइनस A2 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है. तो A1 माइनस A2 हो जाएगा जीरो. इसने क्या बोला है पहले? द जीरो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मींस जीरो डिस्प्लेसमेंट. हो सकता है कि नहीं? व्हेनेवर एरिया आर इक्वल देन ये हो सकता है. नीचे रीजन क्या दे रहा है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरिया में कैंसिल ईच अदर. बिल्कुल सेम रीजन दे रहा है जो हम दे रहे थे. हमने नीचे की स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ी. तो इसका मतलब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. तो ऑप्शन ए जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. अब हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 है अ कर्व्ड पोजीशन टाइम ग्राफ. फिर से इसने पोजीशन, पहले क्या पढ़ा है उसने? वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इस क्वेश्चन में क्या बोलता है? पोजीशन टाइम ग्राफ इंडिकेट नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो ये तो 9th क्लास में जब हम डेमो लेते थे तो सबसे पहले कोई भी टीचर जब हमें पढ़ाता था तो वो क्या बनाता था? रेस्ट पढ़ाता था, फिर मोशन पढ़ाता था, फिर यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाता था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाता था. तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? स्कूलों में यूनिफॉर्म लगती है. यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसे कपड़े. तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? एक जैसा ग्राफ, है ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता था? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना. तो यूनिफॉर्म का ग्राफ सीधा जाता था लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का कर्व हो जाता था. ये सब हम पढ़ चुके हैं. तो उसने वही बोला है, कर्व्ड पोजीशन टाइम ग्राफ इंडिकेट नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सही बोल रहा है कि नहीं? दूसरा बोलता है वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम. ये भी सही बोल रहे हैं. क्यों? अगर मैं इंटरवल लेता हूं, यहां A, यहां B, यहां C और यहां D. अभी तो आपने बोला अनइक्वल टाइम होगा सबका और डिस्टेंस बराबर होगा सबका. तो डिस्टेंस बराबर होने पर भी वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन T1 होगी. तो सबका T1, T2, T3 बदलता जाएगा तो वेलोसिटी भी बदलती जाएगी. इसका मतलब ये भी ठीक है. तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम इन सच अ मोशन. तो ये A और R दोनों ठीक है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. यस और नो? सुनाओ. फास्ट तो नहीं है ना स्पीड? एक्चुअली टाइम मुझे खराब नहीं करना तुम लोगों का. जल्दी से जल्दी पेपर खत्म करके फिर हम आगे के कुछ और कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे. सुनाओ. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो कन्वर्जन दे रखी है. इस कन्वर्जन में आप कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे. बेसिक है ये भी
क्योंकि अगर हम बात करें 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? अब मुझे बताना, मीटर से किलोमीटर में चलेंगे तो किससे डिवाइड होता है? 1000 से, किलोमीटर बन गया। अच्छा, 2 बार सेकंड आ रहा है, 1 सेकंड को पहले आर में कन्वर्ट करते हैं। 1 सेकंड से मिनट में जाएंगे तो 1/60, फिर दोबारा मिनट से आर में जाएंगे तो फिर से 60। ये 1 सेकंड का कन्वर्जन है। मेरे पास तो 2 है, सेकंड का स्क्वायर लिखा है तो एक और बार लिख दूं, 1/60, 1/60, ये आर का स्क्वायर, ये बनेगा कि नहीं? अब काटा पीटी कर लेते हैं। 3/1000 इंटू, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 60, 60, 60 एंड 60, सही लिखा है? तो किलोमीटर पर आर स्क्वायर, ये पोर्शन मारा, 3 जीरो को मार दिया। अब मेरे पास यहां पर क्या आंसर आएगा वो कैलकुलेट कर लेंगे यहां साइड। सो नाउ ये तो कर सकते हो ना, 6 6 36, 36 6, अरे नहीं 216, चलो मैं कर देता हूँ। 6 6 36, याद कर लो थोड़ी थोड़ी वैल्यू ना, 6 6 36, 36 6 6 6 अगेन 36, 6 3 18, 216, फिर उसके बाद फिर से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36, यहाँ 3, 6 1 6 और ये 9, 6 2 12, 1296, 1296 के आगे एक जीरो आएगा। अब ये 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18, फिर ये आएगा 3 9 27 प्लस 1 28, फिर 3 2 6 प्लस 2 8 और 3 1 3, है ना? उसके आगे ये वाला जीरो ध्यान में रखना। तो आपके पास टोटल आंसर क्या आना चाहिए? 3,880 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। यस और नो? निकाल दिया कि नहीं? कन्वर्जन हो गई। ऐसे अगले पार्ट पर आते हैं। अगला, हाँ कहिए, बोलिए। मीटर पर सेकंड, आपने क्या बोला? दोबारा बोलो। मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करने के लिए 5/80 करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना? तो इन चीजों का ध्यान रखना। वो 9th क्लास में करते थे 5/18, वो भी किलोमीटर पर आर से ही कन्वर्ट होता था, लेकिन पर आर स्क्वायर है ना? तो आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए स्पेस नहीं छोड़ा मैंने, तो जिसको भी यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं कोई भी बच्चे, तो इसका एसएस ले लेना। मैं से रब कर रहा हूं ताकि मुझे अगला बी पार्ट करने को स्पेस मिल जाए। तो यहां पर देखना, एक तरफ तो बी पार्ट में 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लिखा हुआ है। अभी जो न्यूटन है तो एमकेएस यूनिट, लेकिन फोर्स की यूनिट है। दूसरी तरफ ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड दे रखा, वो सीजीएस यूनिट है। दो मेथड है, या तो न्यूटन को डाइन में पता होना चाहिए बच्चों को कि कितने डायन नहीं, डाइन है ना, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, या तो वो पता हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि कई बार अभी तो नया नया सेशन ऑन गई है, कई याद ही नहीं रखते, तो हम क्या करते हैं, सिंपली न्यूटन को फोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, केजी वगैरह में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर देखते हैं क्या होगा। तो लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर बी ऑप्शन है 6.67 10⁻⁻11। न्यूटन क्या होता है? फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास आ जाएगा केजी, एक्सेलरेशन आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू में क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा? केजी स्क्वायर। यस और नो? इक्वल टू हमें क्या निकालना है? n2। इसको n1 मान लो, इसको u1, ऐसे करते थे ना कन्वर्जन। दोबारा लिखता हूं, इसको n1 मान लो और इसको u1, ऐसे इसको n2 मान लो और इसको u2। तो अब यूनिट 2 की तरफ जा रहे हैं, तो यूनिट 2 कैसे करेंगे? लेट्स सी। यूनिट 2 हमें दे रखी है ग्राम, तो ग्राम की पावर -1, सेंटीमीटर क्यूब और सेकंड की पावर -2। पहले इसको यहीं पे काटा पीटी कर लेते हैं। तो ये बन गया केजी की पावर -1, मीटर की पावर 3 और सेकंड की पावर -2। इस पूरे पोर्शन को नीचे ले आइए, तो ये बनेगा ग्राम की पावर -1, सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 3 और ये बनेगा सेकंड रेज़ टू पावर -2। यहाँ n2 को इकलौता छोड़ दो, यहाँ वैल्यू आएगी 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। तो यहां पर देखें, n2 से n2 कटेगा, यहां देखो n2 नहीं, सेकंड से सेकंड कटेगा। कन्वर्जन कर सकते हैं बाकी की कि नहीं? देखो मैं कर देता हूं कन्वर्जन। 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11, तो 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, केजी की जगह क्या आ जाएगा? 1000
ग्राम की पावर -1, तो नीचे भी ग्राम -1 में तो पावर कॉमन ले सकते हैं कि नहीं दोनों की? अरे दोनों की पावर -1 ले लेंगे। फिर आता है मीटर की क्यूब, मीटर में क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे भी सेंटीमीटर क्यूब है, दोनों कट जाएंगे, मर जाएंगे, तो जो बचेगा वो हम लिखेंगे। तो यहां पर आपके पास आ रहा है ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, तो 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, यहां आ जाएगा 10 की पावर -3, 3 जीरो है ना, -3, और मल्टीप्लाई यहां क्या आ जाएगा 100। यस और नो? कुछ छूटा तो नहीं है? सेंटीमीटर कैसे कटा होगा? अच्छा एक बात बताना, मैंने यहाँ पे ग्राम का तो ठीक लिखा, मीटर 3 बार आ रहा है ना, मीटर 3 बार आ रहा है, तो 100 3 बार नहीं आता? अरे कन्वर्जन में एक ही बार तो चेंज किया, 100 इंटू 100 इंटू 100 लिखना चाहिए। तो देखो कैसे लिखेंगे हम, जब इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर के क्यूब को, तो सेंटीमीटर क्यूब कैसे बनेगा, 1 मीटर से सेंटीमीटर 100, फिर दूसरा वाला फिर 100, तीसरा वाला फिर 100, तब जाके सेंटीमीटर क्यूब लगेगा। और नीचे आ रहा है सेंटीमीटर की क्यूब, अब ये कटेगा। अब देखना 6.67 10 की पावर -11, ये आ जाएगा 10 की पावर -3, ये कितना आ जाएगा 10 की पावर 6, ये बनेगा इधर 10 की पावर 6। अब आपने क्या करना है, सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट कर लिया पावर में, 6.67 मल्टीप्लाई, हाँ बिल्कुल ठीक, -11 -3 और +6, जो कि 8 आ रहा होगा, माइनस में आएगा ना, तो 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8, ये n2 की वैल्यू आ गई, आंसर यहीं पर खत्म हो जाता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। यहां तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन मोशन इन स्ट्रेट लाइन से पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो शुरू करते हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, उसने क्लियर कर दिया लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय, तो देखो सॉल्यूशन देखना, x का एक्सप्रेशन आपको दे रखा है 10t, फिर दे रखा है 15 टाइम्स ऑफ t क्यूब, और हमें निकालना है फाइंड, पहला ए पार्ट निकालना है एवरेज एक्सेलरेशन। तो 2 पॉइंट गिवन है कि नहीं, है ना, उसने हिंट दे दिया, अगर एवरेज ना भी लिखता तो भी एवरेज लगाना पड़ता है। व्हेनेवर यू हैव गिवन 2 पॉइंट, है ना, व्हेनेवर यू हैव गिवन 2 इंफॉर्मेशन 0 से 2 सेकंड, तो हमेशा क्या लगाओगे, एवरेज। व्हेनेवर यू हैव सिंगल पॉइंट गिवन इंफॉर्मेशन, टाइम 2 सेकंड, एक सिंगल पॉइंट दे रखा है, तो क्या लगाएंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। यस और नो? तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं यहां पर बात करूं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहां आ जाएगा dx अपॉन dt, जो कि बन गई वेलोसिटी, पहले एक्सेलरेशन तक पहुंच रहे हैं, t1 10 तो 10 ही रहेगा एज इट इज, t1 1t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 15 अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 3 आगे आ जाएगा, और ये 3 इंटू टी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में लिखवाया भी था, कि जब कभी भी आपके पास t की पावर n बने, तो n आगे आ जाएगा, t की पावर n-1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो यू विल गेट वैल्यू आफ्टर द डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया, तो 10 प्लस 45 टी स्क्वायर हो गया, अगेन डिफरेंशिएशन दूसरी बार करना पड़ेगा तभी तो मिलेगा एक्सेलरेशन, या बताऊं दोबारा वो भी, अभी भी क्या लिखवाया था, x होता है, एक वेलोसिटी होती है और एक एक्सेलरेशन होता है, x दिया है क्वेश्चन में, आप डिफरेंशिएशन कर दो, वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी आती है दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और हमें क्वेश्चन में एक्सेलरेशन ही निकालना है। सो नाउ वेलोसिटी दे रखी है, तो यहाँ पे देखना dv अपॉन में dt लिख देंगे, जो कि एक्सेलरेशन है, तो dv अपॉन dt 10 कांस्टेंट टर्म आ गई, इसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं है, तो 10t का क्या हो जाएगा, 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, 45 एज इट इज रहेगा, t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 आगे हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। यस और नो? अब यहाँ पर देखना आगे वाले पार्ट पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 90 टाइम्स ऑफ t, क्या हो जाएगा 90 टाइम्स ऑफ t, तो एक्सेलरेशन आपने निकाल दिया। जैसे ही आपने एक्सेलरेशन निकाला, अब हम आगे का पार्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखना, अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सेलरेशन है 90t, नाउ टाइम दो वैल्यू दे रखी है, एक 0 सेकंड दे रखी है और दूसरी 2 सेकंड दे रखी है, तो जब कभी भी आपको क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो एवरेज एक्सेलरेशन आप कैसे निकालेंगे, या तो वेलोसिटी में चेंज कर लो, है ना, टाइम तो देखो एक ही दे रखा है, दो तो पुट कर नहीं सकते, तो एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यस और नो? वेलोसिटी आपको दे रखी है कि नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस में इनिशियल टाइम। यस और नो?
अगर आप यहां पर देखें तो आपको VF तो दे रखा है, यस और नो? आपको क्या दे रखा है? VF। कैसे निकलेगा? V की वैल्यू दे रखी है कि नहीं? तो V की वैल्यू दे रखी है, तो टाइम इनिशियल कैसा दे रखा है? 2 टाइम दे रखे हैं यहां पर। एक बार आप इनिशियल टाइम पुट करेंगे, इनिशियल टाइम कितना है? 0 सेकेंड। फिर एक फाइनल टाइम दे रखा है, फाइनल टाइम कितना है? 2 सेकेंड, यस और नो? तो एक दे रखा है हमारे पास 0, एक दे रखा है फाइनल टाइम 2 सेकेंड। अब बताना मुझे, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो 2 सेकेंड पुट करेंगे टी स्क्वायर में, तो यहां पे निकाल लेते हैं अलग अलग। तो हाँ, 10 इंटू 45 टी की जगह 2 सेकेंड का स्क्वायर, तो यहाँ 10 आ जाएगा, और 45 190 होगा ना? हाँ, तो यहाँ 180 और हियर इट इज 190 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के बाद आते हैं इनिशियल वेलोसिटी पर। इनिशियल वेलोसिटी में यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो टाइम की 0, तो कितना बन गया? 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड तेज तो नहीं है, ठीक है इतना। सो अगर मैं यहां पर देखूं तो दोनों ही डाटा आपके पास आ चुके हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन अगर आपको निकालना है तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास थी 190, इनिशियल थी 10, फाइनल टाइम आपके पास कितना था? 2 में से 0 गए तो 2 ही बचता है, ऊपर आ गया 180 अपॉन 2, एक्सेलरेशन कितना आ गया? 90 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा एक्सेलरेशन है? एवरेज एक्सेलरेशन है, यस और नो? हाँ, सो एवरेज एक्सेलरेशन आ चुका है। अब आपको क्या निकालना है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वो तो बहुत ही आसान है, सिंगल वैल्यू सिर्फ एक्सेलरेशन में डायरेक्ट पुट हो सकती है कि नहीं? तो इसको यहीं लिख दूं, लाल पेन से लिख देते हैं, अलग से पता लगेगा। तो ये हमारा हरा ही आ गया क्या? लाल ही। अब देखो एक्सेलरेशन ये आ गया 90 इंटू टी। कौन सा एक्सेलरेशन निकल रहा है? ये इंस्टेंटेनियस है ना? इंस्टेंटेनियस 90 इंटू टी। टी की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 सेकेंड। तो इसका डबल कर दो तो कितना आ गया? 180 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास बी का आंसर, और वो हो गया हमारा ए का आंसर, यस और नो? सो आसान पार्ट था, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी देता है ये क्वेश्चन। अभी आपकी बिगनिंग हो रही है क्लास 11th की, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन आप ऐसे ऐसे बेसिक के करेंगे तो कभी आप आगे 12th में भी परेशान नहीं होंगे। तो सारा कैलकुलस ही है स्टार्टिंग में, है ना? लॉज ऑफ मोशन के बाद जब हम वर्क एनर्जी में जाएंगे, मतलब कोई चैप्टर में बोल ही नहीं सकता जहां पे कैलकुलस यूज ना हो रही हो। तो मोशन स्ट्रेट लाइन से पार्ट शुरू होता है, मोशन इन प्लेन में जाएगा, वेक्टर पढ़ेंगे तो भी डिफरेंशिएशन आएगा। जैसे हम लॉज ऑफ मोशन में जाएंगे वहां डिफरेंशिएशन तो नहीं आएगा ज्यादा, लेकिन वेक्टर का रूल जरूर वहां पे अप्लाई होगा। तो अगर हम इससे आगे बढ़ेंगे, अगर वर्क एनर्जी में जाएंगे तो वहां वेक्टर भी चाहिए, वहां डिफरेंशिएशन भी चाहिए, वहां दोनों ही आ जाता है ना? तो ऐसे करते करते पूरी फिजिक्स आपकी बिल्डअप होगी धीरे धीरे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। हमने लमसम 10 क्वेश्चन कर दिए हैं, एंड सेक्शन बी में हम एंटर कर चुके हैं। आई थिंक 2 मार्कर लिखा हुआ है। अब और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन। तो इसे मैं अगले पार्ट में डाल देता हूं, कहीं वीडियो ज्यादा बल्कि ना हो जाए, है ना? तो अभी 5 मिनट का गैप लेते हैं और दोबारा स्टार्ट करते हैं।